बंदर मुझको आज बुलाते हैं, बिट्टू किए जो वादे में याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बनाया भूख मच कर चलना है, अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। एक कलाकार के संघर्ष को एक कलाकार की कृतियों के द्वारा ही वर्णित किया जा सकता है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी ये पंक्तियां एक जीवन के संघर्षों को बखूबी बयां करती है। नमस्कार और सुप्रभात। मंचासीन हमारे अतिथिगण, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षागण और मेरे प्यारे साथियों, मैं ज्योति विरस्ती आज के इस विशेष अवसर पर मंच संचालिका की जिम्मेदारी को अपनी साथी सरस्वती मिश्रा के साथ निभाने जा रही हूँ। हम सभी यहाँ एक ऐसे महान साहित्यकार की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं जिनकी कहानियाँ केवल कहानियाँ नहीं बल्कि समाज की अंतरात्मा की आवाज है। मुंशी प्रेमचंद ने एक ऐसा नाम जिसने गरीब की पीड़ा को आवाज दी है और समाज को आईना दिखाया है। यह हमारे विद्यालय की परंपरा रही है कि हम हर वर्ष प्रेमचंद जयंती के अवसर पर प्रेमचंद पखवाड़ा या अन्य रचनात्मक आयोजनों के माध्यम से उनके साहित्य और विचारों को नमन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम उनके साहित्य और समाज पर उनके प्रभाव को जगाएंगे, कभी भाषण के रूप में, कभी नाटक के रूप में और कभी सवाल जवाबों के रूप में। जैसे हमारे परिवार की हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश वंदना से होती है, उसी प्रकार हमारे विद्यालय परिवार में सभी कार्यक्रम की शुरुआत हमारे प्रिय और आदरणीय काका जी के सुवचनों से होती है, जो अपने प्रेरणादायक शब्दों से न केवल हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं बल्कि हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। तो चलिए बिना एक क्षण व्यर्थ करे मैं अपने काका जी को बुलाना चाहूंगी कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। बच्चों, आपको थोड़ा पता लग रहा होगा दीप प्रज्वलन के पहले ही मुझे संबोधन के लिए क्यों कहा गया। मैं नहीं कहा है कि मैं बच्चों से बात करूंगा उसके बाद ही कार्यक्रम किया जाए, नहीं तो पोस्टपोन कर, क्योंकि मैं आज पिछले तीसरा दिन है हमारे कार्यक्रम का। पिछले 2 दिन सफल कार्यक्रम हुआ। आज के कार्यक्रम की बड़ी बेचैनी से प्रतीक्षा हमारे सभी कलाकार, शिक्षक और मैं खुद भी कर रहा था कि हमारे सबसे सीनियर बच्चों का कार्यक्रम है, कुछ अनोखा होगा। लेकिन सभा कक्ष में आने के बाद बच्चों ने मेरे स्वागत के बहाने जो तालियां बजाई और उस बीच जो बच्चे कुछ हल्ला कर रहे थे वो मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए नहीं कि मेरी कोई प्रतिष्ठा है, मेरी प्रतिष्ठा आपसे है, आप प्रतिष्ठा दीजिएगा तो है, नहीं तो नहीं है। बच्चों के मन में अगर सम्मान का भाव अपने कार्यक्रम के प्रति नहीं है, अपने विद्यालय के प्रति नहीं है और इस तरह ताली बजाने के समय हल्ला करना, हुक करने की अगर टेंडेंसी है तो कार्यक्रम को पोस्टपोन करते हैं। पढ़ाई करें, हम लोग पढ़ के चलते हैं। कार्यक्रम हम इसलिए नहीं करते हैं कि हम असंजत हो जाएं। अगर हमारे बच्चे समझते हैं कि कार्यक्रम के बहाने आज पढ़ाई से छुट्टी मिली, ऊपर बैठकर हंगामा करना है, गप करना है, तो फिर कार्यक्रम करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। वर्ग में जहाँ आपके साथ शिक्षक होते हैं, जहाँ शिक्षक के दबाव में आप होते हैं, वहाँ अनुशासित रहना अलग बात है। जहाँ 30-40 बच्चे होते हैं और एक शिक्षक होते हैं, आप वहाँ अनुशासित रहते हैं, आप डर से। तो आज इस उम्र में आने के बाद भी अगर डर से अनुशासित हैं आप, तो अनुशासन नहीं है, वह भय है। मैं यह नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भय नहीं खाएं। भय की आदत अगर जीवन में लग गई तो बिना कारण भी आप डरेंगे। कार्यक्रम में आपकी रुचि अगर नहीं है, कार्यक्रम में बैठकर गप करना है, हल्ला करना है, हाफी करनी है और इन प्रकार समय बिताना है, तो कार्यक्रम को पोस्टपोन करते हैं। जो बच्चे तैयार होकर आए हैं उनका कार्यक्रम ऐसे ही हम करवाने के मंच पर पुरस्कृत कर देंगे। लेकिन जो बच्चे प्रतिभागी नहीं है, दर्शक दीर्घा में है, श्रोता है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। कितने मनोयोग से, कितना संयत होकर, कितने धैर्य से वे कार्यक्रम को देखेंगे, कार्यक्रम को सुनेंगे और खुद भी
अगले कार्यक्रम में शामिल होने की प्रेरणा ग्रहण करेंगे, वही कार्यक्रम की सार्थकता है। कार्यक्रम की सार्थकता वर्ग छोड़कर ऊपर बैठकर समय बिता लेने में नहीं है। ऐसी मनसा वाले जो छात्र हैं वे चले जाए, उनको पढ़ाऊंगा मैं नीचे। मेरे पास शिक्षक की कमी नहीं है और न विषय वस्तु की कमी। हम शिक्षक पढ़ाने से नहीं बात। अब आप कार्यक्रम में आए हैं, कार्यक्रम में आप प्रस्तुत किया जाए। कल परसों जो कार्यक्रम हुआ उसमें हमारे 9th के 10th के बच्चों को व्यवस्थित कर रहे हैं कि बच्चे शांत रहें, क्योंकि वे नहीं जानते कि अनुशासित हमें क्यों रहना चाहिए। परसों ज्यादा दिक्कत हुई बच्चों को। हमारे जो 9th 10th के बच्चे यहाँ व्यवस्था में थे, 8th 9th 10th के बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चे थे, नन्हे मुन्ने थे, उनको संभालना था। कल का कार्यक्रम सफलतम हुआ क्योंकि समझदार बच्चे थे, इन लोगों को मेहनत करनी पड़ी। आज पूरा हॉल खाली है, एक भी बच्चा व्यवस्था में खड़ा नहीं है। शिक्षक इत्मीनान से बैठकर कार्यक्रम देखे, यह सुनिश्चित अगर हो तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, नहीं तो पोस्टपोन कर दिया जाए कार्यक्रम। हम प्रेमचंद जयंती मनाने आए हैं। प्रेमचंद ऐसे ही नहीं बनता कोई। प्रेमचंद बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और पहला संघर्ष हमारा स्वयं से होता है। जो स्वयं से संघर्ष नहीं करता वह सिर्फ दूसरों से संघर्ष करने में रह जाता है और उसकी जिंदगी बेकार हो जाती है। तो स्वयं से संघर्ष करने का माता अगर आपके भीतर है तो कार्यक्रम हो, नहीं तो कार्यक्रम को रोक दिया जाए। जो बच्चे प्रतिभागी हैं वे ही रहे हॉल में। मैं बड़ी गंभीरता से बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी के बाद मैं संवाद नहीं करूंगा आपसे। आपके बाद अगर आपके बीच से अनुशासनहीनता होगी, कार्यक्रम के दरमियान अगर बातचीत करेंगे, आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, आप कार्यक्रम में प्रतिभागी नहीं बनेंगे, आप तो आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा शिक्षकों के द्वारा, जो मैं नहीं चाहता। आप यहाँ दुर्व्यवहार सहने नहीं आते हैं। आप पैसा देते हैं पढ़ने के लिए, अपने विकास के लिए, और हम कार्यक्रम करते हैं आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ टाइम पास करना नहीं है। हाउस की गतिविधियों को भी मैं इस तरह बदलना चाहता हूं कि हाउस के दिन हमें लगे कि हम कुछ आगे बढ़े। आगे से जो हाउस होगा वो अलग ढंग का होगा। तो व्यवस्था दिन रात लगी है कि कैसे अवसर मिले कि आप न चाहते हुए भी आगे बढ़े। आप न चाहें तभी आपका विकास हो। आप अनजाने अनचाहे प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, उसी का एक प्रयास है यह मंच। विद्यालय की व्यवस्था को इस हॉल के निर्माण में, इस मंच के निर्माण में खर्च हुआ है। आपका ही पैसा, अपने पॉकेट से मैंने खर्च नहीं किया है। लेकिन अगर इसका सही उपयोग नहीं होता है, इस हॉल में बैठकर बच्चे विकसित नहीं होते हैं, यहाँ मंच पर आकर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चे कल यहाँ से निकलने के बाद बड़े मंचों पर नहीं बोलते हैं, तो फिर कार्यक्रमों का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। सप्ताहांत में और ज्यादा प्रेरित होना चाहिए हमें अपने काम के लिए। हमारा काम क्या है? पूरे सप्ताह जो हमारी पढ़ाई हुई उसको तैयार करना। अगर उसमें कोई कमी रह गई तो अगले सप्ताह जो हमारा वर्ग होगा विषय का, उसमें शिक्षक से संपर्क करना, शिक्षक से बातचीत करना। कोई कार्यक्रम हो रहा है, वह अनुशासित रहकर कार्यक्रम में भाग लेना। मंच पर प्रस्तुत होने वाले बच्चों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उनको प्रोत्साहित करने वाले दर्शक दीर्घा में बैठे बच्चे। बच्चों, किसी को दिखलाना नहीं है हमें अपने विकास के लिए काम करना है। और मैंने पहले कहा, संघर्ष स्वयं से अगर करेंगे, स्वयं का संघर्ष अगर सार्थक होगा, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। पूरी दुनिया दूसरों से संघर्ष करने में लगी है। सड़क पर चलते हुए लोग लड़ते हैं, घर में लोग लड़ते हैं, भाई भाई लड़ते हैं, हर जगह तनाव है, हर जगह लड़ाई है, हर जगह युद्ध है। और इसमें हमें एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जो जिसकी जरूरत है जमाने को, दुनिया को, संसार को। इसीलिए पढ़ाई से अलग हटकर, जहाँ दबाव में हम होते हैं, दबाव से अलग हटकर हम कार्यक्रम करते हैं ताकि बच्चे अनुशासन का पाठ पढ़ सके, व्यवस्थित रहना सीख सके। बच्चे अपनी अंतःप्रेरणा से, बिना किसी दबाव के,
बिना किसी तनाव के। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, जो होमवर्क पूरा नहीं करते हैं, कोई जरूरी नहीं। आज दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है कि आप पढ़ेंगे, अच्छा नंबर लाएंगे, तभी आपका भविष्य उज्जवल होगा। एक अनुशासित व्यक्तित्व जिस काम को करेगा, जहां जाएगा, उसी परिवेश को अनुशासित बनाएगा और वही कार्यक्रम सफल होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आज के कार्यक्रम की सफलता आप पर निर्भर करती है और आज का कार्यक्रम यह संदेश देगा कि आने वाले दिनों में कार्यक्रम सीनियर बच्चों का होगा या नहीं। आज किसी शिक्षक को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको व्यवस्थित करने के लिए आगे आने की। एक एक बच्चा संकल्प ले कि आज कार्यक्रम में मैं पूरा पूर्ण रूपेण अनुशासित रहूंगा और कार्यक्रम का आनंद लूंगा। जो बच्चे, कोई भी बच्चा तो यहाँ प्रस्तुत होता है, वह विशिष्ट। जो बच्ची एंकर के रूप में बोल रही है, उसको प्रोत्साहित करें। हम सोचें कि मैं अगर एंकर होता तो और क्या बोलता, मैं क्यों नहीं हूं उसकी जगह। यह विचार करने का बिंदु है। विचार करने का बिंदु यह नहीं है कि हम बातें करें। एंकर क्या क्या बोल रहा है, कहाँ अशुद्धि हो रही है, कहाँ और परिस्थिति अभिव्यक्ति होनी चाहिए थी, इन सभी बिंदुओं पर आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। कार्यक्रम में जो प्रस्तुति होगी उस पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। प्रेमचंद के बहाने हम यहाँ इकट्ठे हैं प्रेमचंद जयंती मनाने के लिए। बच्चों, आज भाषा सप्ताह मनाया जा रहा है विभिन्न विद्यालयों में। सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों में मुजफ्फरपुर में भाषा सप्ताह मनाया जा रहा है प्रेमचंद के बहाने। भाषा पे परिष्कार अगर नहीं हुआ प्रेमचंद पखवाड़ा मनाने के बाद, प्रेमचंद पर कार्यक्रम करने के बाद, तो फिर करने का कोई औचित्य नहीं है। प्रेमचंद की रचनाओं में कभी अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है, बड़े लंबे चौड़े मुहावरों का प्रयोग नहीं किया गया है। शुद्ध परिनिष्ठित हिंदी का तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। आप देखेंगे कि गांव घर की भाषा एकदम सहज, सरल, विदेशज सभी शब्दों और का समावेश प्रेमचंद की रचनाओं में मिलेगा। प्रेमचंद की कहानियों की घटनाएं आज भी हमारे समाज में घटित हो रही हैं, आज भी हमारे भीतर घटित हो रही हैं। तो इस तरह से बच्चों को प्रेमचंद के प्रति जागरूक करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। बच्चे प्रेमचंद की कहानियां पढ़ें, इसलिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है ताकि बच्चों के आभासिक विकास हो सके, बच्चों का समाज को देखने का दृष्टिकोण विकसित हो सके। प्रेमचंद ने विधवा विवाह किया था उस समय शिवरानी देवी से, जिस समय सती प्रथा थी। विधवा होने वाली महिलाओं को कुलक्षणी समझा जाता था और उनको जला दिया जाता था पति के साथ चिता में। समाज इतना नकारात्मक सोच था समाज का विधवाओं के प्रति। समाज को मैसेज देने के लिए, समाज को एक संदेश देने के लिए उन्होंने किया, सिर्फ दिखा नहीं। उन्होंने शिवरानी देवी नामक बाल विधवा से विवाह किया। इतना ही नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, दूसरी तरफ मार्क्सवाद का बोलबाला था, अनेक वाद दुनिया में प्रचलित थे और उस बीच प्रेमचंद ने समाज के सबसे निचले स्तर के लोग, सबसे दलित, सबसे पीड़ित तथा सभ्य समाज में भी जो कुंठा थी उसको व्यक्त करने का काम किया प्रेमचंद ने। प्रेमचंद, आप प्रेमचंद का गबन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जहलपा एक लड़की है जो बचपन से चाहती है गले का हार पहनना। उसकी बड़ी मंशा थी कि मैं गले का हार पहनूं। उसकी माँ ने कहा कि बेटा, हम तो गरीब हैं, गले का हार नहीं बनवा सकते, लेकिन तुम्हारा जब विवाह होगा तो तुम्हें गले का हार जरूर मिलेगा। इस तरह उसका विवाह हुआ। विवाह में गले के हार की मंशा थी कि विवाह में जो आभूषण गहना आएगा उसमें गले का हार भी होगा। लेकिन विवाह जिस लड़के से हुआ उसकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि गले का हार उसके लिए लाया जा सके।
विवाह में जो आभूषण आया उसमें गले का हार नहीं था। जिस तरीके से जालपा का विवाह होता है रमानाथ से, रमानाथ नगर पालिका के कार्यालय में क्लर्क, लोग नगर पालिका का टैक्स जमा करने जाते थे, उसकी खिड़की पर टैक्स इकट्ठा करते थे और उसको खजाने में जमा करता था। सरकारी खजाने में जब कुछ पैसा इकट्ठा हो जाता था तब रमानंद ने सोचा कि पत्नी से बहुत प्यार करता था वह जालपा से, पत्नी की मंशा है, बार बार वो इच्छा प्रकट करती थी कि मुझे गले का हार चाहिए। अब देखिए पत्नी से प्यार करता है वो, और उस प्यार का प्रतिफल हुआ कि उसने चाहा कि मेरी पत्नी गले का हार पहने, उसकी मंशा पूरी हो। पत्नी को खुश करने के लिए नगर पालिका के टैक्स का जो पैसा उसके पास जमा था उससे वह गले का हार बनवा देता है। सोचता है कि हर महीने जो हमें वेतन मिलेगा उसमें से कुछ कुछ पैसा कटवा दूंगा, नगर पालिका का पैसा भी जमा हो जाएगा, कोई जानेगा भी नहीं और गले का हार भी हमारी पत्नी को मिल जाएगा। लेकिन हर महीने वेतन मिलता था, घर का खर्च उसी के वेतन से चलता था। गले का हार जो नगर पालिका के पैसे से उसने बनवाया उस पैसे को वापस नहीं करता। इस बीच कोई इंक्वायरी नहीं होती है, कोई खजाना चेक करने नहीं आता है कि उसने पैसा जमा किया कि नहीं। लेकिन चूंकि उसने गलती की थी इसलिए वह डर जाता है, उसको डर लगता है जब खजाने को चेक किया जाएगा, अकाउंट का ऑडिट होगा तो पता चलेगा कि मैंने बहुत सारा पैसा गायब कर दिया, तब मेरी स्थिति क्या होगी। डर के मारे वह घर छोड़कर भाग जाता है। ध्यान देंगे बच्चों, एक पत्नी अपनी स्थिति से अधिक अपेक्षा करती है, परिणाम होता है कि पति उसका घर छोड़कर भाग जाता है, जालपा अकेली रह जाती है अपने घर में, वह दूर चला जाता है कहीं, कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा और मैं जेल जाने से बच जाऊंगा। इस तरह कुछ दिन घूमता रहता है, अंत में एक सब्जी वाली बुढ़िया के पास रह जाता है। उसका बेटा बनकर दुकान पर काम करने लगता है, सब्जी बेचने लगता है, लेकिन उसके भीतर का भय उसे कहीं चैन से नहीं रहने देता। जब भी वह पुलिस को देखता है या पुलिस की गाड़ी देखता है तो घबरा जाता है। इसी घबराहट में एक दिन पुलिस को संदेह हुआ कि आदमी पुलिस को देखकर क्यों भाग रहा है, जरूर कोई गड़बड़ी हो। पुलिस उसको पकड़ लेती है और पुलिस जब पकड़ लेती है तो पुलिस उसका दुरुपयोग शुरू करती है। पुलिस को भी पता नहीं किसने क्या गलती की, पुलिस पकड़ कर ले जाती है। देश गुलाम था, जिस किसी को सजा देनी होती थी पुलिस को उसके खिलाफ मुखबिर खड़ा किया जाता है, सरकारी गवाह खड़ा किया जाता है। जो रमानाथ का वही उपयोग करने लगी पुलिस, उसको अच्छा रहने के लिए, खाने के लिए, शराब पीने के लिए अच्छे सारी व्यवस्था कर दी और जिस किसी को सजा देना होता उसके खिलाफ रमानाथ से गवाही दिलवाती थी। रमानाथ की आत्मा कचोटने लगी कि मैं तो यह गलत कर रहा हूं, लेकिन वहां से ही भाग निकलता है। बच्चों, कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन प्रेमचंद ने जो संदेश दिया वहां यह है कि किसी भी बच्ची को अपने माता पिता की जो आर्थिक दशा है या किसी भी बच्चे को उसकी जो आर्थिक दशा है उससे ज्यादा नहीं सोचने की जरूरत। हम मेहनत करें, धन कमाएं, खर्च करें, दूसरे के पैसे से अपनी मनोकामना पूरी करने का प्रयास न करें। बच्चों, आज क्या हो रहा है, सावन का महीना है, कतार लगी हुई है यहाँ से लेके गरीब स्थान तक और भैरव स्थान तक और देवघर तक जल चढ़ाने वालों। क्यों? वही सारे रमानाथ हैं जाने वाले, ज्यादा लोग वही हैं। किसी की भावना को हाथ करना मैं नहीं चाहता, लेकिन मेरी सोच जहां तक है हम काम न करें और शंकर को जल चढ़ाए, इससे हमारी मनोकामना पूरी होगी क्या? अगर शंकर के भक्त हैं हम, अगर ईश्वर के भक्त हैं हम, तो हम अपना काम पूरे मनोयोग से करें। इस विद्यालय को विकसित करने के लिए मैं कार्यालय में बैठकर और भगवान की मूर्ति बनाकर वहां दिन रात पूजा करूंगा, फूल चढ़ाऊंगा, अगरबत्ती दिखलाऊंगा, उससे विकास होगा क्या? इस विद्यालय का विकास होगा बच्चों के साथ लगकर, खून पसीना एक कर शिक्षक के रूप में काम करने से, बच्चों को व्यवस्थित रखने से, बच्चों को सिखलाने से, बच्चों को पढ़ाने से। इसलिए बच्चों, आज धर्म की जो व्याख्या की जा रही है, धर्म के पीछे भागकर लोग जो गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं, घर में लड़ते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। भगवान की पूजा करते हैं इसलिए कि हमारा जो पड़ोसी है
उसका विकास नहीं हो और मेरा विकास। हम पढ़े नहीं, हम अच्छे अंक से पास करना, हम खेती नहीं करें, हम बहुत उपज जाए हमको। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारी सोच क्या होनी चाहिए, इस पर हम विचार कर सके, इसके लिए हमें एक दृष्टिकोण मिल सके। कहते हैं कि वर्क इज वर्शिप, ड्यूटी इज गॉड। अपना काम हमारी पूजा है और हम अपने कर्तव्य का जो पालन करते हैं माता पिता के प्रति, प्रकृति के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और स्वयं के प्रति, वही हमारे विकास का कारण बनेगा, दूसरा कुछ भी नहीं। बच्चों, हित प्रज्वलन से पहले जो मैंने बातचीत शुरू की वह इसलिए कि हमारे बच्चे शांतिपूर्वक कार्यक्रम को संपादित कर सके। पीछे देख रहे हैं हमारे बच्चे, अपने को संयत रखें, आप शिक्षक के निर्देश का पालन करें, दूसरे क्या कर रहे हैं इस ओर आपकी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। एक एक बच्चा अपने प्रति सावधान हो जाए, कार्यक्रम सफल होगा। और यह इस सत्र का पहला कार्यक्रम है इस हॉल में आपका, इसको सफल बनाएं ताकि बराबर हम कार्यक्रम कर सकें, आपका ज्ञान वर्धन। और नहीं सुनने वाले बच्चों ने भी जो प्रेमचंद के बारे में सुना होगा उतना उनका ज्ञान वर्धन हुआ। तो अनजाने अनचाहे विद्यालय परिसर में आने वाले बच्चे विकसित होते रहे, वही प्रयास है इन कार्यक्रमों का। प्यारे बच्चों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि आप प्रतिभागी बच्चे कार्यक्रम के लिए तैयार हैं। इस कार्यक्रम की तैयारी के क्रम में हमने कुछ तैयारी की जो हमारी तैयारी पूरी नहीं हो सकी। जैसे 31 तारीख को मंत्र नाटक का मंचन होना था विद्यालय में, सीतामढ़ी